Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumya. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। पिछले लेक्चर्स में हमने फोटोसिंथेसिस के दोनों फेज स्टडी कर लिए थे। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं। व्हाट आर द नेसेसरी फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहला फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइट है जी। लाइट आपके पास यहाँ जो आप फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर और फिर वो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है। सो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए जो आपको केमिकल एनर्जी चाहिए उसके लिए आपको लाइट एनर्जी की जरूरत होती है। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपके फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है वो है लाइट। बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। रात में जैसे दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन रात में ये वाला फैक्टर एब्सेंट हो जाता है। रात में प्लांट के पास वाटर भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकती है, क्लोरोफिल भी मौजूद है, बट ये फैक्टर बंद हो जाता है। रात में प्लांट के पास लाइट नहीं होती तो उसका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। सो लाइट होगी फोटोसिंथेसिस होगा, लाइट नहीं होगी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्लोरोफिल। आपने देखा प्लांट के सेल्स के अंदर एक रॉड शेप का ऑर्गेनल है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस, उसकी दोनों स्टेजेस, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, दोनों स्टेजेस इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में होते हैं थैलेकॉइड्स। हम थैलेकॉइड के अंदर भी गए, हमने देखा थैलेकॉइड में होते हैं पीएस फोटो सिस्टम्स। दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, PS1 और PS2, और उन PS1 और उस PS2 के अंदर होता है ये पिगमेंट क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर जो थैलेकॉइड्स होते हैं उनके अंदर जो फोटो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर होता है क्लोरोफिल। ये तो मैंने इसकी जगह बताई है। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। क्लोरोफिल ने क्या किया था? लाइट एनर्जी को कैप्चर किया था और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, जिसको आप सिंपल जबान में बोलें तो लाइट एनर्जी को कैप्चर किया और कन्वर्ट किया इसने केमिकल एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर स्टोर थी। तो क्लोरोफिल का काम है लाइट एनर्जी को कैप्चर करना और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बिना क्लोरोफिल के ये काम नहीं हो पाएगा। बिना क्लोरोफिल के लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और अगर आपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया तो फिर ग्लूकोज में स्टोर भी नहीं होगा। तो पूरा फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा अगर ये फैक्टर भी ना हो। दोनों फैक्टर जरूरी हो गए, लाइट भी और क्लोरोफिल भी। बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, तो बिना क्लोरोफिल के भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा सबूत है प्लांट, एनिमल्स, फंगस। हम फोटोसिंथेसिस करते हैं एनिमल्स? नहीं। हम क्यों नहीं करते? हाँ, हालांकि हमारे पास तो लाइट भी है, हमारे पास वाटर भी अवेलेबल है, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे एयर में मौजूद है, लेकिन हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है, इसकी वजह से क्या हुआ? हमारे पास वो पिगमेंट नहीं है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर ले केमिकल एनर्जी में और ग्लूकोज में स्टोर कर ले। सो सिर्फ ये फैक्टर हमारे पास नहीं है और हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे। सो क्लोरोफिल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। बिना क्लोरोफिल के भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका तो सीधा सा इंपॉर्टेंस है भाई। ग्लूकोज बनाना है आपने। फोटोसिंथेसिस के में क्या हुआ था कि लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ने कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। अब इस केमिकल एनर्जी को किस में स्टोर किया गया था? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तैयार करने के लिए आपको 3 एटम्स चाहिए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 6 कार्बन चाहिए, 12 हाइड्रोजन चाहिए और 6 ऑक्सीजन चाहिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सब जो ग्लूकोज को बनाने के लिए जो कार्बन और ऑक्सीजन का एटम होता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, प्लांट्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं बना सकते।
तो फिर क्या होगा, लाइट एनर्जी कन्वर्ट तो हो रही होगी केमिकल एनर्जी में, लेकिन फायदा नहीं हो रहा होगा उसका कुछ। वो केमिकल एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में स्टोर नहीं हो पाएगी क्योंकि ग्लूकोज नहीं बना हुआ। सो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ग्लूकोज के अंदर जो बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन वो प्रोवाइड कर रहा है। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। और अगला फैक्टर है वाटर। अब मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड ने आपके ग्लूकोज में कार्बन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन एक एटम और भी तो चाहिए ग्लूकोज में, हाइड्रोजन। ग्लूकोज किस किस एटम से बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन तो ग्लूकोज वो कार्बन डाइऑक्साइड ने प्रोवाइड कर दिया, हाइड्रोजन देता है वाटर, और वाटर का जो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट था। याद होगा लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस वाटर का हुआ था, तो इसका ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है, इसका ऑक्सीजन निकल जाता है, और इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ट्रेवल होता हुआ पहले NADPH में गया था, और फिर NADPH से वो हाइड्रोजन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन में इस्तेमाल हो गया था और ग्लूकोज में शामिल हो गया था। सो ये 4 बड़े फैक्टर हो रहे हैं। पहली लाइट एनर्जी, ठीक है, जो आपके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर क्लोरोफिल जो लाइट को केमिकल में कन्वर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन ऑक्सीजन देता है। वाटर जो ग्लूकोज बनाने के लिए हाइड्रोजन देता है। इन चारों में से एक भी फैक्टर अगर नहीं हो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिना इनके फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, चारों लाजमी है। फिर 5वां फैक्टर है जी टेम्परेचर। आपने एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ा है जी। आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं, एक खास टेम्परेचर रेंज होती है, उस रेंज तक काम करते हैं जी। अगर उस रेंज को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़े या कम हो तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, एंजाइम का काम स्लो हो जाता है। अब यहाँ ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें तो बहुत सारे एंजाइम्स यूज हो रहे हैं। वो जो आपने केल्विन बेंसन साइकिल पढ़ी उसमें हर रिएक्शन के अंदर काफी एंजाइम्स इन्वॉल्व है। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जितना भी एंजाइम इन्वॉल्व है सारा एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करेगा। अगर टेम्परेचर को आपने ऑप्टिमम से बढ़ाया या ऑप्टिमम से कम किया तो एंजाइम्स का काम स्लो हो जाएगा, जिससे फोटोसिंथेसिस भी रिड्यूस हो जाएगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर लें, ओवर 60 डिग्री ले जाएं या 0 डिग्री तक ले जाएं तो एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे, पूरा फोटोसिंथेसिस भी रुक जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। सो टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए आपको प्रॉपर फोटोसिंथेसिस के लिए। अब आते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स पर। ये तो हमने जो फैक्टर्स पढ़े ये तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जरूरी थे। अब लिमिटिंग फैक्टर्स पे आते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स से मुराद ऐसे फैक्टर्स जो कम या ज्यादा करने पर आपका जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है वो बढ़ना या कम होना शुरू हो जाए, उसका रेट इंक्रीज डिक्रीज हो जाए। ऐसा कोई फैक्टर जिसको आपने बढ़ाया तो आपका बायोकेमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो गया, तेज हो गया उसका रेट, वो ज्यादा हो रहा है। कम कर दिया तो अब बायोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे फैक्टर्स को हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। सो फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स हैं? पहला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत। आपको पता है ना लाइट जो आपके पास होती है उसमें कम एनर्जी होती है तो वो जरा डिम सी नजर आती है, डिम महसूस होती है, और अगर ज्यादा रोशनी हो, ज्यादा एनर्जी हो तो फिर वो आपको जो है वो ज्यादा इंटेंसिफाई, ज्यादा शदीद नजर आती है। तो ये होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हल्की रोशनी है दिन यानी कि सुबह ले लें आप, डिम रोशनी होती है उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस स्लो होता है। लेकिन फिर आप 12-1 बजे जाएं उस टाइम पर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा। सो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगा, बट ये सारा माजरा एक लिमिट तक होगा, एक खास इंटेंसिटी तक पहुंचते तक होगा। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा ना, ये पॉइंट है। लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर आकर अब अगर आप इस पॉइंट पर आकर लाइट इंटेंसिटी मजीद जितनी बढ़ाएं फोटोसिंथेसिस का रेट अब नहीं बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी, ठीक। तो हमारे पास लाइट इंटेंसिटी और फोटोसिंथेसिस के रेट का रिलेशनशिप क्या हुआ कि अगर हम लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, बट अप टू अ लिमिट।
एक लिमिट तक होगा बस ये। फिर उसके बाद अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट कांस्टेंट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। यही माजरा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के साथ भी है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का मतलब है आपकी हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मौजूद है। हवा के अंदर अगर कम कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम कहेंगे लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। हवा में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाएगी तो हम कहेंगे हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। सो बिल्कुल लाइट इंटेंसिटी की तरह कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का भी माजरा है। अगर आप हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा कंसंट्रेशन करें कार्बन डाइऑक्साइड की, फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बट एक लिमिट तक आकर फिर ये फोटोसिंथेसिस का रेट कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप जितनी चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर लें, फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। ग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा वो पॉइंट। इससे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। लेकिन इस पॉइंट के बाद आप देखें हमने कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ाई भी है लेकिन लाइन ऊपर नहीं जा रही, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। हुआ ना बिल्कुल टेम्परेचर वाला मामला। लाइट इंटेंसिटी वाला माजरा। लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन दोनों में एक सिमिलैरिटीज क्या है जी, दोनों की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाएं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएं या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। बट एक पॉइंट पर आके फिर इनके इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर लाइट ये जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और तीसरी चीज है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर को तो अभी हमने एंजाइम्स में वो यानी कि जो फैक्टर्स हम फोटोसिंथेसिस के पढ़ लेते हैं उसमें भी हमने पढ़ लिया कि आपके फोटोसिंथेसिस में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे तो एंजाइम्स बड़ा बेहतरीन काम करते हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी इंक्रीज हुआ होगा। बट अगर हमने टेम्परेचर को उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ाया या कम किया तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी और उसका डायरेक्ट फर्क पड़ेगा फोटोसिंथेसिस पे और फोटोसिंथेसिस का रेट भी स्लो हो जाएगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक है तो ठीक है जी, बढ़ा दें ऑप्टिमम टेम्परेचर से या कम कर दें तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। सो ये थे कुछ फैक्टर्स और कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स किसके, फोटोसिंथेसिस के। अब आते हैं सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज और उनके सॉल्यूशंस पर। पहला एमसीक्यूज है, इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। तो ए सी डी यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट ये तो रिक्वायरमेंट है, इनके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। जबकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि बाय प्रोडक्ट है, जहां फोटोसिंथेसिस को उसकी जरूरत नहीं है बल्कि फालतू में तैयार हुआ था और फोटोसिंथेसिस के दौरान इसको रिलीज कर दिया गया था। तो ऑक्सीजन इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पर। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज एन एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। वो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके बारे में आपको उसका स्ट्रक्चर, उसका जो फंक्शन वगैरह वो सब बताना है। सो क्लोरोप्लास्ट एज एन एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल की हेडिंग डाली, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स कंटेन ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, दो मेम्ब्रेन होती हैं, कंटेनिंग सेमी फ्लूइड प्रोटीनियस मीडियम कॉल्ड स्ट्रोमा एंड डिस्क शेप मेम्ब्रेन बाउंडेड थैलेकोइड्स। Thylakoids are piled up at some places called granum. Chloroplasts contain pigments that absorb visible light. The most important pigments are green colored chlorophyll. Pigments, अच्छा वैसे क्लोरोफिल्स के अलावा और पिगमेंट भी होते हैं। हाँ, ये जो फोटो सिस्टम होता है ना जहाँ पे हमने कहा क्लोरोफिल है, तो वहाँ क्लोरोफिल के अलावा और दूसरे पिगमेंट भी होते हैं। और फिर क्लोरोफिल भी एक नहीं कई किस्म का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, बट जो इम्पोर्टेंट जो है वो क्लोरोफिल होता है पिगमेंट। फिर आगे वही आपने बताया कि जी वो पिगमेंट जो है वो फोटो सिस्टम में अरेंज हुए हैं। पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू फोटो सिस्टम। दिस फोटो सिस्टम कैप्चर लाइट एनर्जी एंड स्टार्टेड द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे स्टार्ट करता है जी। ये फोटो सिस्टम लाइट एनर्जी कैप्चर कर लेते हैं, जिन पे लाइट एनर्जी पड़ती है
तो लाइट के फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो इनके इलेक्ट्रॉन्स में आ जाती है और क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी है, सो यहाँ लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो भी गेन करेगा एनर्जी उसके पास आ जाएगी। इन दिस वे क्लोरोफिल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट की एक डायग्राम है जिसमें आपने दोनों मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, थैलेक्वाइड, ग्रेनम सब मेंशन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट द रोल ऑफ लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रोल लिखना है। सो लाइट का आपने लिखा है एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम फ्रॉम लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल कन्वर्ट सम ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी व्हिच देन स्टोर्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड के रोल पर आपने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर द बेसिक स्केलेटन टू फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। During the process of photosynthesis, hydrogen ion transfer from water to carbon dioxide, reducing it to sugar. ठीक है, यहाँ आपने वाटर वाला रूल बता दिया क्लास से। वाटर का है जी डिफाइंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सम लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हमने फोटोलाइसिस कहा था, इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन एटम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तक ट्रांसफर हुई कैसे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, reducing it to sugar while oxygen atom combine to form molecule of oxygen। भैया आपने नीचे फोटोलाइसिस का इक्वेशन लिख दिया। अब आपको वाटर का रोल हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 वाटर का रोल हो गया, देख लूँ। हाँ, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर पूछा था, लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन द लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स एक्सप्लेन करना है। तो पहले आपने लिमिटिंग फैक्टर्स की डेफिनेशन लिखी। फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर्स। फिर आपने लिमिटिंग फैक्टर्स बताना शुरू किए अबाउट द फोटोसिंथेसिस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड द टेम्परेचर आर द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर आपने आगे पॉइंट में लिखा इन लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कंटिन्यूसली। ठीक है, आपकी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो फिर जो है वो इन हाई इंटेंसिटी लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम कांस्टेंट, ब्राइट लाइट, मॉडरेट टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम लिमिटिंग फैक्टर। इन हाई इंटेंसिटी लाइट एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर, बट द टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी हाई, अदरवाइज एंजाइम्स बिकम डीनेचर्ड। सो ये थे जी आज का लेक्चर अबाउट फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।